हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपके प्रश्नावली 3.5 चल रही थी भाई, और तो 3.5 में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब करते हैं उसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथे का पहला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाओ तथा किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करो। आपको बीजगणितीय विधि मैंने कौन कौन सी पढ़ाई है भाई? प्रतिस्थापन पढ़ाई है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ाई है, विलोपन, और एक वज्र गुणन विधि पढ़ाई है, वज्र गुणन, और एक ग्राफ वाली पढ़ाई है भाई। तो हमें तो ग्राफ वाली विधि से नहीं करना है, हमें तो बीजगणितीय 3 ही पढ़ाई है भाई। तो इनकी मदद से इस समस्या को सोल्व करना है। तो प्रश्न क्या आपके पास प्रश्न है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो अब आगे क्या करें? जो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन तक भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ए को भाई कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000। आगे क्या कर रहा है? जबकि एक विद्यार्थी बी है उसे 26 दिनों के लिए 26 दिन भोजन करता है और कितने रुपए देने पड़ते हैं भाई? 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है कि नियत व्यय, यानी जो नियत कर रखा उन्होंने वो व्यय कितना है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। तो मैं मानता हूँ भाई कि नियत व्यय क्या है आपके पास? नियत व्यय आपके पास है अक्स रुपये हैं, ठीक है भाई। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भाई मान लो भाई, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपके पास है, भोजन का मूल्य कितने रुपए भाई? वाई रुपये। तो अब क्या कर रहा है कि विद्यार्थी ए की बात कर रहा हूँ मैं, विद्यार्थी ए। तो विद्यार्थी ए का नियत मूल्य तो भाई फिक्स है, नियत मूल्य अक्स तो फिक्स है, तो अक्स तो उसे अदा करना पड़ेगा अक्स रुपये। और वो कितने दिन? एक दिन, प्रतिदिन का भोजन, एक दिन का मूल्य क्या माना भाई? वाई कितने दिन भोजन ग्रहण करता है? 20 दिन, तो 20 वाई। और उसे कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं भाई? ये रे 1000 रुपये उसे अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपये। तो हमारे पास समीकरण आ गई 1। अब मैं बात करूं विद्यार्थी बी की, तो कितने दिन? 26 दिन भोजन ग्रहण करता है। तो विद्यार्थी बी की बात कर रहा हूँ मैं, विद्यार्थी बी, और इसका नियत मूल्य तो फिक्स है भाई, जो आपने एक्स माना है वो तो लगेगा छात्रावास का, प्लस भोजन कितने दिन ग्रहण कर रहा है भाई? 26 दिन, तो 26 वाई। एक दिन का हमने कितना माना भाई मूल्य? वाई, तो 26 दिन ग्रहण कर रहा है तो वाई, और टोटल कितने रुपए अदा कर रहा है वो? 1180, तो 1180 रुपये वो अदा कर रहा है। समीकरण संख्या 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को कौन सी भी विधि से हल कर सकते हो। तो मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। तो विलोपन विधि में क्या बताया था? ये देखो, अक्स का गुणांक सेम है भाई, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दूं तो अक्स का विलोप हो जाएगा, आपके पास अक्स का पद हट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 ये रही, x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या आपके पास? x प्लस 20y बराबर 1000, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना है भाई, तो हमें क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। तो x से x कट गया भाई, और 26 से 20 गया, कितना बचा आपके पास? 6y, और 1080 में से 1000 गया तो 180। अब भाई भाग दे दो, यहाँ पर 6 गुणा में उस साइड जाते भाग में, तो 180 भाग 6, और 6 का भाग दिया तो y बराबर क्या आ गया आपके पास? 30 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में भी लगा सकते हो, समीकरण 2 में भी लगा सकते हो। तो y का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूँ भाई। समीकरण 1 में लगाने पर लगा दो भाई। समीकरण 1 क्या आपके पास? ये रही, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। तो y की जगह क्या लगाना है हमें? y की जगह में 30 लगाना है। तो y की जगह 30 लगा दूँ, ठीक है लगाओ भाई।
x प्लस 20 गुणा y की जगह क्या लगा रहा हूँ भाई 30, तो 30 बराबर 1000। तो x प्लस कितना हो गया भाई 600 बराबर 1000। तो 600 प्लस का उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया आपके पास 1000 माइनस 600। तो x का मान क्या है भाई 1000 में से 600 गए तो 400, तो आपके पास 400 x का मान आ गया और y का मान 30 आ गया। तो आपके पास जो नियत व्यय था वो कितना है भाई, नियत व्यय आ गया आपके पास 400 रुपये। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है आपके पास, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आ गया आपके पास 30 रुपये। y का मान 30 है भाई, तो 30 रुपये, यानी वो विद्यार्थी एक दिन का भोजन 30 रुपये में लेता है और नियत मूल्य क्या उसका 400 रुपये हैं। तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट क्या भाई, दूसरा पार्ट आपके पास है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश से 1 घटा दें तो भिन्न 1/3 हो जाती है भाई। और क्या करें कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में 8 जोड़ दूं तो भिन्न क्या हो जाएगी भाई 1/4 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात करो, हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भाई भिन्न क्या होती है आपके पास, भिन्न अंश बटा हर होती है भाई, अंश बटा हर यही होती है भिन्न। तो हमें भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर का कुछ मान पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ भाई अंश क्या आपके पास x है और हर क्या आपके पास y है, ठीक है भाई। और आपकी भिन्न x बटा y के रूप में रहती है, तो x बटा y। अब आगे क्या करें कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश भाई यही है, 1 घटा दूं तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी भिन्न 1/3 हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई, क्या करें कि अंश से 1 घटा दो तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। तो मैंने अंश से 1 घटा दिया तो भाई भिन्न क्या हो गई 1/3 हो गई, समीकरण संख्या 1। अब आगे क्या करें, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में क्या जोड़ दो भाई 8 जोड़ दो तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 1/4। तो भिन्न x बटा y होती है भाई, भिन्न अंश बटा हर x बटा y, और हर में क्या करना है भाई 8 जोड़ना है। तो भाई ये अंश और ये हर, तो हर में 8 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो गई आपकी, भिन्न हो गई 1/4। ये लो भाई 1/4, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 को थोड़ा व्यवस्थित लिख लो भाई, समीकरण 2 को भी व्यवस्थित लिख लो। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या आपके पास x माइनस 1 बट्टा y बराबर 1/3, x माइनस 1 बट्टा y बराबर 1/3। भाई वज्र गुणन कर रहा हूँ तो 3 को x माइनस 1 से गुणा किया और y को 1 से गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गुणा करो भाई। तो 3x माइनस 3 बराबर y, और y आपका प्लस में इस साइड आते ही क्या होगा भाई माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। ये आ गई आपके पास समीकरण 1। अब समीकरण 2 की बात कर रहा हूँ तो भाई समीकरण 2 को भी व्यवस्थित कर लो। तो x बट्टा, अब समीकरण 2 क्या आपके पास x बट्टा y प्लस 8 बराबर 1/4। वज्र गुणन करो भाई, x को 4 से गुणा किया तो 4x बराबर y प्लस 8 को 1 से गुणा कर दो भाई, तो y प्लस 8, ये प्लस में इस साइड आते ही दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 4x माइनस y प्लस का 8 इस साइड आते ही माइनस 8 हो गया बराबर 0। ये आ गई आपके पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है और हमें किसका मान निकालना है, अंश और हर का मान निकालना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है भाई 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण 1 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई माइनस 8, यानी 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। अब पीछे क्वेश्चन किया था उसमें प्रतिस्थापन, उसमें विलोपन विधि लगाई थी, अब मैं वज्र गुणन विधि लगा रहा हूँ।
आपको जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको मैं अलग अलग विधि करके बताऊंगा। जो विधि आपको अच्छी लग रही है वो आप सवालों में अप्लाई कर सकते हो। तो अब क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैं वज्र गुणन कर रहा हूँ। आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो इसमें। अगला कह रहा है कि किसी भी बीज गणितीय विधि से हल करो, तो मैं वज्र गुणन विधि लगा रहा हूँ, वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में क्या बताया था कि x बराबर y बराबर बट्टा का चिन्ह बराबर 1 बताया था, यही बताया था भाई। और नीचे क्या आएगा, x का गुणांक, भाई x का गुणांक रह जाएगा, x आ रहा है तो x के गुणांक को छोड़ दो। y का गुणांक क्या आपके पास माइनस माइनस एक, माइनस एक माइनस एक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे आपके पास अचर पद क्या है, -3 -8। अब ये वापस अचर पद वापस लिखने आपको, तो -3 -8। अब भाई y का गुणांक है तो y के गुणांक को छोड़ दो, तो आपके पास अचर पद लिख लिए। बचे क्या, x के गुणांक बचे तो 3 और 4, 3 और 4। आगे अचर पद को छोड़ना है भाई, और ये जो आप पीछे लिख रहे हो वही आपको आगे लिखना है, 3 और 4। अचर पद को छोड़ दो भाई, आपके पास 3 और 4 लिख दिया, y का गुणांक बच गया -1 -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तिरछा गुणा करना और घटाना है, तो आपके पास x बट्टा 8 को -1 से 8 गुणा हुआ तो क्या बचा भाई, प्लस का 8 हो गया, और -3 -1 से गुणा हुआ तो प्लस का 3 हो गया भाई बराबर y, और 4 3 से गुणा हुआ तो 4 3 12, और चिन्ह माइनस का, और 8 को 3 से गुणा करो भाई 24, और चिन्ह किसका भाई, माइनस का चिन्ह, क्योंकि 8 आपका क्या है भाई, माइनस का है, बराबर 1। 3 को 1 से गुणा करो -3, और माइनस घटाना है भाई, 4 को 1 से गुणा किया तो -4, -1 है भाई। आगे सोल्व करो तो x बटा 8 में से 3 गए, कितने बचे भाई, 5, बराबर y -12, माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 24, बराबर 1, -3 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4। आगे x बट्टा 5 बराबर y, 24 में से 12 गए, 12 बचे भाई, और 4 में से 3 गए तो 1। अब आपको x का मान चाहिए तो इन दोनों पदों की तुलना कर दो भाई, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो x बट्टा 5 लगा रहा हूँ, 1 बट्टा 1, तो आपके पास x का मान क्या जाएगा भाई, ये 5 इस साइड गया तो x बराबर आ गया आपके पास 5। अब y का मान निकालना आपको, तो भाई ये पद क्या करो बराबर, तो y बट्टा 12 बराबर 1 बट्टा 1, तो y का मान 12 इस साइड गया भाई, तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपके पास x बराबर क्या आया, 5, और y बराबर क्या आया, 12। तो आपका x क्या था भाई, अंश था, और हर क्या था भाई, y। तो आपके पास x का मान आया 5, और y का मान क्या आया, y का मान आया आपके पास 12। तो ये आपकी भिन्न आ गई 5 बट्टा 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अब करते हैं इसका अगला पार्ट। तो अब करते हैं चौथे का तीसरा पार्ट। तो क्या कर रहा है भाई, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। कितने अंक भाई, 40 अंक अर्जित किए। आगे क्या कर रहे हैं कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी उसने सही उत्तर पर कितने अंक मिले भाई, 3 अंक मिले, और अशुद्ध अंक पर यानी उसने गलत प्रश्न किया तो उसके 1 अंक की क्या की गई भाई, कटौती की गई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर अशुद्ध अंक पर कितने मिलते हैं भाई, 2 अंक की कटौती होती है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यदि 4 अंक सही करने पर 4 अंक मिल रहे हैं और गलत करने पर 2 अंक की कटौती हो रही है, तो उसे कितने नंबर मिलते हैं भाई, 50 नंबर मिलते हैं। तो टेस्ट में कितने % थे, हमें बताना है कि टेस्ट में कितने % है। तो भाई हमारे पास ये 40 अंक अर्जित कर रहा है और 3 उसमें से सही उत्तर देने पर 3 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर देने पर 1 अंक मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर के लिए। मान लो सही उत्तर दिए उसने, सही उत्तर दिए, यानी जितने % के सही उत्तर दिए। कितने % सही किए भाई,
सही उत्तर दिए। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई कितने कितने सही उत्तर दिए उन्हें, x पर्सन उसने सही किए। आगे गलत पर्सन कितने करे है भाई, गलत पर्सन मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। सही पर्सन को तो मान रहा हूँ, यानी उसने जितने पर्सन सही किए वो तो मान रहा हूँ x, और उसने जितने पर्सन गलत किए उससे क्या मान रहा हूँ भाई y। तो अब आगे क्या कर रहा है कि उसने सही कितने भाई, सही कितने 3 अंक मिल रहे हैं, सही पर कितने अंक मिल रहे हैं भाई 3। तो एक पर्सन सही कर रहा है तो उसे x अंक मिल रहा है, ठीक है। x यानी एक पर्सन का x मिल रहा है भाई, और 3 अंक प्राप्त किए यानी 3x हो गया भाई। यानी एक पर्सन सही कर रहा है तो 3 अंक, और 3 पर्सन सही करेगा तो 3x प्लस, और गलत करने पर क्या हो रहा है भाई, 1 अंक की कटौती हो रही है। तो y को 1 से गुणा करा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। और उसने कुल कितने अंक अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए। तो आपके पास समीकरण क्या आ गई भाई, 3x माइनस वाई बराबर 40 आ गई, ठीक है भाई। समीकरण संख्या 1। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी पर्सन सही करने पर कितने अंक मिलते हैं भाई 4, और सही पर्सन आपके पास x है तो मान लो x, और अंक कितने मिल रहे हैं भाई 4, तो 4x। आगे क्या कह रहा है कि अशुद्ध अंक पर 2 अंक की कटौती होती है, यानी गलत पर्सन यानी गलत उत्तर दे रहा है तो कितना भाई y कटौती हो रही है भाई, और 2 अंक की कटौती हो रही है तो -2, यानी पर्सन तो आपके पास y है और अंक कितने हैं भाई 2, और उसके पास अंक कितने मिल रहे हैं भाई 50 अंक मिल रहे हैं, तो बराबर 50। तो ये आ गई आपकी समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 समीकरण 2 आ गई, ठीक है भाई। अब आपको किसी भी बीजगणितीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, विलोपन विधि का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आसान विलोपन विधि हो जाएगी आपके। ये आपके समीकरण 1 वापस उतार रहा हूँ भाई, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करा दूं भाई तो 2y बन जाएगा आपके पास। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करा रहा हूँ भाई, गुणा करने पर गुणा कर दो भाई समीकरण 1 को 2 से, तो समीकरण 1 है भाई, तो 3x माइनस वाई बराबर 2 गुणा 40। भाई LHS और RHS दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। 3x को 2 से गुणा किया तो 6x, और y को 2 से गुणा किया तो 2y बराबर 40 को 2 से गुणा करो भाई 80। तो आपके पास समीकरण संख्या 3 आ गई। समीकरण 3 में आपको 2y दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 में 2y दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 क्या कर दो भाई, घटा दो, तो y का पद क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाओ भाई, ये रही आपके पास समीकरण संख्या 3, 6x माइनस 2y बराबर 80, और समीकरण 2 ये रही 4x माइनस 2y बराबर 50। तो आपके पास घटाओ तो चिन्ह चेंज कर देते हैं भाई, ये माइनस का ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो 6 में से 4 गए 2x, और ये माइनस का और ये प्लस का 0 बराबर 80 में से 50 गए तो 30 बचे आपके पास। तो x का मान क्या आ गया भाई, 30/2 बराबर 15 आ गया। x का मान क्या है आपके पास, 15। अब ये x का मान आया वो आप समीकरण 1 में भी लगा सकते हो, समीकरण 2 में भी लगा सकते हो। तो मैं x का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूँ, x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, लगा दो भाई, क्या आएगा आपके पास, ये रही समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 40, और x का मान कितना है भाई 15। तो x की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ भाई, 15 लगा रहा हूँ। 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40, और 15 है 45 माइनस वाई बराबर 40। 45 प्लस का इस साइड जाते ही क्या होगा भाई, माइनस का, तो माइनस वाई बराबर आ गया 40 माइनस 45। तो माइनस वाई क्या है आपके पास, -5। 40 में से 45 में से 40 गए 5, और चिन्ह कट जाएगा भाई, तो y का मान क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। यानी उसने कितने % के भाई गलत उत्तर दिए, उसने 5% के गलत उत्तर दिए, और सही कितने उत्तर दिए भाई, आपके पास सही उत्तर दिए उसने 15। तो आपके पास टोटल % कितने थे भाई, टोटल %
टोटल आपके पास गलत और सही दोनों थे भाई, गलत पर्सन और सही पर्सन। तो अक्स का मान आपके पास कितना 15 प्लस वाई का मान कितना भाई 5, तो टोटल पर्सन कितने हो गए आपके पास 20 हो गए। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 5वां पार्ट। तो भाई 5वां क्वेश्चन क्या है इसका कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है और उनकी दूरी कितनी है भाई 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। और क्या करें तथा विपरीत दिशा में चलती है, यदि विपरीत दिशा में चल रही है तो भाई 1 घंटे बाद मिलती है। यानी आपका मान लो ये राजमार्ग है, क्या है ये आपका राजमार्ग है, ठीक है भाई। और यहाँ पर दो स्थान है, ये मान लो ए और ये मान लो बी। और यहाँ पर एक गाड़ी तो यहाँ से चल रही है ए से और एक बी से चल रही है। यदि ये दोनों विपरीत दिशा में, यदि ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत यानी अलग अलग दिशाओं में, तो भाई 5 घंटे बाद मिल रही है। और यदि ये सेम दिशा में चल रही है, क्या करिए भाई सेम दिशा में चल रही है, तो 1 घंटे बाद मिल रही है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो करते हैं भाई। तो आपके पास मान लो भाई माना कार ए की चाल, कार ए की चाल आपके पास दूरी किस में भाई किलोमीटर में, तो चाल किस में मानोगे भाई अक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यानी माना कार ए कितनी स्पीड से चल रही है भाई अक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और कार बी की चाल मान लो आप y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार बी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब क्या कह रहे हैं कि यदि ए तथा बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, क्या कर रही है भाई एक ही दिशा में चल रही है, तो कितने घंटे पश्चात मिलती है भाई 5 घंटे पश्चात मिलती है। क्या कर रहा है भाई एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल रही है। और क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो मैं एक ही दिशा में चल रहा हूँ भाई। मान लो ये आपके पास राजमार्ग था, अभी दिखाया था भाई ये राजमार्ग, तो ये ए है भाई और ये क्या आपके पास बी। क्या करिए भाई एक ही दिशा में, यानी ये भी इसी दिशा में आ रही है और ये भी इसी दिशा में आ रही है, सॉरी एक ही दिशा में चल रही है भाई। ये लो ये इस साइड चल रही है और ये इस साइड चल रही है, तो आपके पास और कितने घंटे का टाइम ले रही है भाई 5 घंटे का। तो आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की बात हो रही है, तो कार ए 5 घंटे बाद चलेगी भाई, यानी 5x हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो y की बात करूं, चाल क्या भाई y, और क्या कर रहा है भाई सेम डायरेक्शन में चल रही है। क्या कर रही है भाई सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या करूंगा घटाऊंगा, और विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो जोड़ूंगा भाई। तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस, और 5 घंटे बाद तो माइनस y बराबर आ गया आपके पास कितना है भाई, दूरी कितनी है आपके पास, तो चौथे का 5वां पार्ट क्या भाई, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, ठीक है भाई A और B आपके पास, और उनकी दूरी क्या दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपके पास ये राजमार्ग है भाई, ये राजमार्ग, यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर आपके पास B बिंदु है, ठीक है। और इनकी दूरी कितनी दे रखी है भाई 100 किलोमीटर दे रखी है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आपके पास एक कार भाई A बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रही है। यदि ये कारें भिन्न चालों से, यानी भिन्न चालों से चल रही है भाई, इसकी चाल अलग और इसकी चाल अलग, ठीक है, भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी क्या करिए भाई एक ही दिशा में चल रही है, तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। तथा विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में जा रही है भाई, तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। तो मैं मान लेता हूं कि माना
कार ए की चाल, कार ए की चाल क्या मानूंगा भाई, चाल अक्स मान लिया, और आपके पास दूरी किलोमीटर में है तो मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। और कार बी की चाल मान लो भाई, क्या मानोगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 घंटे पश्चात मिल रही है, क्या करिए भाई, 5 घंटे पश्चात मिल रही है, यानी इसको भी 5 से गुणा करूंगा, इसको भी 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि हमने प्रति घंटा 1 घंटे की चाल निकाल लिया भाई, तो 5 घंटे की चाल क्या हो जाएगी, 5x, कार ए की हो जाएगी, और कार बी की भाई 5y हो जाएगी, और दूरी कितनी है, बीच की दूरी 100 है भाई, ये दूरी है 100, यानी इसकी स्पीड और इसकी स्पीड कितनी दूरी तय करेगी भाई, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 1, यानी x माइनस वाई क्या है आपके पास, 20 आ गया, क्या है भाई, 20 आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी भाई। अब आगे क्या कर रहे हैं, तथा विपरीत दिशा में चलती है, यदि ये क्या कर रही है भाई, विपरीत दिशा में चल रही है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो विपरीत, ये देखो आपके पास राजमार्ग है भाई, ये रहा राजमार्ग, गोल है भाई तभी तो मिल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है तो भी मिल रही है, ये विपरीत दिशा है भाई तो भी चल रही है, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो भी मिल रही है। तो आपके पास ये बिंदु ए मान लो, ये बिंदु बी मान लो, तो आप क्या करो भाई, सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी इस साइड और ये भी इस साइड, तो दोनों चाल होगी भाई, जुड़ेगी, दोनों चाल क्या होगी आपके पास, जुड़ेगी। और यदि विपरीत साइड की बात करूं, यदि विपरीत साइड की बात करूं, यानी इस साइड, तो विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, ठीक है। तो अपन हमारे पास चाल अक्स मानी थी और चाल वाई, तो अक्स और 1 घंटे की बात है तो भाई 1 से गुणा कर दो, और विपरीत दिशा में इसीलिए घटा रहा हूँ 1 माइनस वाई, और आपके पास दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अक्स माइनस वाई कितना है भाई, ये आ गया आपके पास 100 आ गया, ठीक है। और x प्लस वाई कितना है यहाँ, 20 आ गया। तो अब समीकरण 1 इसे मान लो और समीकरण 2 इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 20, ये रही आपके पास समीकरण 1, x प्लस 20 बराबर x प्लस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो y का पद हट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, विलोपन विधि से कर रहा हूँ भाई, तो x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 100, और क्या सिखाया था, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ देते हैं। तो भाई जोड़ो, क्या आएगा आपके पास, ये कट गया, जोड़ में चिन्ह वही रहता है, ठीक है, तो ये कट गया, x कितना हो गया भाई 2x, और 100 और 20 120, तो x का मान कितना है भाई 120 बट्टा 2, तो x का मान आ गया 60। तो भाई x क्या थी, कार ए की चाल थी, और ए की चाल क्या है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। अब x का मान मैं समीकरण 1 में लगा दूं तो y का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 में लगाने पर लगा दो भाई, क्या आएगा आपके पास, ये रही समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 20, और आपके पास x का मान कितना है भाई 60, तो x का मान 60 प्लस 20 बराबर x प्लस वाई बराबर 20, और y का मान क्या आ गया भाई 20 माइनस 60, तो y का मान आ गया -40। और चाल कभी भी भाई नेगेटिव नहीं हो सकती, चाल कभी भी क्या नहीं हो सकती भाई, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो y का मान क्या लेंगे भाई पॉजिटिव, तो y बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो अक्ष गाड़ी एक की चाल थी, तो क्या है आपके पास, ये आ गया आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या थी भाई b की चाल, ये कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार ए 60 किलोमीटर से चल रही है और कार बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो आपको इस प्रकार से इस समस्या को समीकरण रूप में बदलना है, और समीकरण रूप में बदलने पर आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो भाई, और x और y के मान निकाल सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो पांचवा क्वेश्चन क्या भाई, इसका पांचवा क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कह रहा है भाई, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई भाई 3 इकाई क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो पहले भाई इसकी एक समीकरण बना लेते हैं पहली लाइन की। तो मानो भाई, माना लंबाई क्या है, लंबाई आपके पास x है भाई, और चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई आपके पास क्या है भाई, चौड़ाई को y मान लो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है भाई, यानी x गुणा y, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल को क्या करो भाई, 9 वर्ग इकाई कम करो। आगे क्या करें, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को क्या करो भाई 5 इकाई कम, यानी x माइनस 5, और चौड़ाई क्या भाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई को 3 इकाई क्या करो भाई, बढ़ा दिया। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 1। कैसे है भाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला था x गुणा y। ठीक है, एक्स वाई होता है भाई, क्षेत्रफल एक्स वाई था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो रहा है तो 9 इकाई कम कर दिया। यदि लंबाई में 5 इकाई घटा दे और चौड़ाई आपकी क्या है भाई 3 इकाई बढ़ जाए, यहाँ पर 3 है भाई, 3 इकाई बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो रहा है भाई। समीकरण 1 आ गई। अब समीकरण 2 दूसरी पंक्ति क्या करी है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। अब भाई लंबाई को कितना इकाई, 3 इकाई बढ़ाना है, तो भाई लंबाई को तो क्या करो 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, तो चौड़ाई y प्लस 2, तो क्षेत्रफल आपका एक्स वाई है, वो क्या होगा भाई, तो क्षेत्रफल आपका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी अब की बार 67 वर्ग इकाई बढ़ा दो, तो ये आ जाएगी आपके पास समीकरण संख्या 2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले व्यवस्थित लिखते हैं भाई। तो समीकरण 1 क्या आपके पास x माइनस 5 y प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9, यही है समीकरण 3। तो भाई पहले अंदर गुणा करो, तो x को y से गुणा किया, तो x को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो प्लस 3x। अब 5 को भाई y से गुणा किया तो माइनस 5y, और 5 को 3 से गुणा किया तो माइनस 15, ये माइनस का चिन्ह माइनस का 5 था इसलिए आ रहा है, बराबर में क्या है भाई एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, कट जाएगा भाई, कट गया। तो 3x माइनस 5y माइनस 15, ये माइनस का 9 इस साइड आते ही प्लस 9 जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y और 15 में से 9 गए तो 16 है, माइनस के 16 बराबर 0। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 को भाई सही से लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 को लिखो भाई। समीकरण 2 क्या आपके पास x प्लस 3 y प्लस 2, x प्लस 3 और y प्लस 2 बराबर में क्या आपके पास एक्स वाई प्लस 67, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब पहले x को y से गुणा करो तो एक्स वाई, अब x को भाई 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और 3 को y से गुणा किया तो 3y, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये 67 प्लस का इस साइड आते ही माइनस का बराबर 0। तो आपके पास समीकरण 2 क्या है भाई 2x प्लस 3y प्लस 67 में से 6 गए तो कितने बचे भाई आपके पास 61 बच गए, तो माइनस 61, माइनस क्यों है भाई 67 बढ़ा था, माइनस 61 बराबर 0। तो ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 2। और समीकरण 1 क्या थी 3x, समीकरण थी आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 16 है बराबर 0, ये थी आपकी समीकरण संख्या 1। तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो और इसे हल कर सकते हो। तो मैं वज्र गुणन विधि लगा रहा हूँ भाई, वज्र गुणन विधि से
तो लगा दो भाई वज्र गुणन विधि। क्या सिखाया था? अक्ष का पद, y का पद और अचर पद, और तीनों क्या है? बराबर। यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई? अक्ष का पद छोड़ दो, क्या बचा? -5 3, y के पद में -5 3 बचा भाई, ठीक है। अब अक्ष का पद छोड़ रहे हैं तो अचर पद लिखेंगे, तो -16 है और -61, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यही संख्या आगे वापस लिखनी है आपको, तो -16 है -61, और यहाँ पर y का पद छोड़ा आपने और ये संख्या वापस लिख दी, तो 3 और 2 बचे भाई अक्ष का गुणा, तो 3 और 2 लिख दिया। अब ये 3 और 2 वापस लिखना है आपको, तो भाई अचर पद की बात कर रहा हूँ तो अचर पद को हटा दिया मैंने, तो और 3 और 2 वापस लिख दिया, तो y का गुणांक बचा भाई -5 और +3, -5 और +3। अब क्या करना है भाई? तिरछा गुणा कराना है आपको, और तिरछा गुणा कराकर क्या करना है भाई? घटाना है। तो 61 को 5 से गुणा करो भाई, 61 को 5 से गुणा किया तो आपके पास क्या आ गया? 305, और माइनस माइनस प्लस हो गए। अब घटाना है भाई, तो अब 16 को 3 से गुणा करो भाई, कितना आएगा? 48 आ गया, ठीक है। 16 को 3 से गुणा किया तो माइनस का, तो -48 बराबर y। अब भाई 16 को 2 से गुणा करो तो आपके पास क्या आएगा? -32, और 16 को भाई 61, इस 3 को भाई 61 से गुणा करो, तो 61 को 3 से गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया भाई? 183 आ गया, और 183 माइनस का 61 है तो -183 बराबर 1/3 को 3 से गुणा किया तो 6, माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और -10 आएगा भाई, क्योंकि 5 किसका है? माइनस का है। अब सोल्व करो भाई, तो अक्ष बट्टा 305 माइनस माइनस प्लस 48 बराबर y, -32 माइनस माइनस प्लस हो गए भाई, तो प्लस 183 बराबर 1/, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 10, तो आपके पास अक्ष बट्टा 305 और 48 कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके पास 353 हो गए बराबर y, और 183 में से भाई 32 घटाओ तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ गया 191 आ गया, 191 आ गया भाई। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 3 गया 5, आगे 10 और 6 को जोड़ो भाई 16। अब यदि आपको अक्ष का मान चाहिए तो अक्ष के मान को और अचर पद को क्या कर दो? बराबर रख दो, तो अक्ष बट्टा 393 बराबर 1/16 है। अब क्या करो भाई? वज्र गुणा, तो भाई 16 को अक्ष से गुणा किया, 16x बराबर 393। अब अक्ष बराबर क्या आ गया? 393/16 है, 353 है भाई, 353/16, तो 353 में आपको क्या करना है भाई? 16 का भाग देना है, तो दे दो भाई, 2 बार गया, कितना शेषफल बचा भाई? 3, तो ये नहीं जा रहा है तो यहीं पर छोड़ दो भाई, तो अक्ष का मान आपके पास आ गया 353/16 है। आगे मैं y की बात करूं तो भाई इस पद को इसके बराबर लिखूंगा, तो y बट्टा 151 बराबर 1/16 है। वज्र गुणा करो भाई, 16 है भाई, 16 है भाई बराबर 151, तो अब क्या करो भाई? y बराबर कितना है यहाँ? 151/16, तो ये आ गया आपके पास अक्ष का मान, यानी लंबाई थी भाई, तो ये आ गई आपके पास आयत की लंबाई, और ये क्या आ गई आपके पास? आयत की चौड़ाई आ गई। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो भाई आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है भाई? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो रहा है भाई? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी लंबाई को क्या करना है? 5 इकाई कम, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को क्या करना है भाई? 3 इकाई बढ़ाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना लंबाई, आयत की लंबाई क्या मानूं भाई? आयत की लंबाई मान ली मैंने x, और चौड़ाई को मान लो भाई, चौड़ाई क्या मानोगे? चौड़ाई को मान लो आप y, चौड़ाई को y मान लिया। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है भाई आयत का क्षेत्रफल, और लंबाई x और चौड़ाई y, तो x y। आगे क्या कर रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल को 9 वर्ग इकाई कम कर दिया, ठीक है भाई। और क्षेत्रफल क्या है भाई आपका? आगे क्या करे? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई क्षेत्रफल। लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए,
लंबाई भाई x है तो x माइनस 5, लंबाई को क्या कर दिया 5 इकाई कम कर दिया, और चौड़ाई को क्या कर दिया भाई 3 इकाई बढ़ा दिया। तो चौड़ाई को ये लो भाई 3 इकाई क्या कर दिया बढ़ा दिया। लंबाई गुणा चौड़ाई भाई क्षेत्रफल होता है। समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1 आ गई आपके पास। पहली लाइन पढ़ी, एक समीकरण आ गई। अब दूसरी लाइन पढ़ो भाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी लंबाई को क्या कर रहा हूँ भाई 3 इकाई बढ़ा रहा हूँ, 3 इकाई बढ़ा रहा हूँ, और चौड़ाई को क्या कर रहा हूँ भाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहा हूँ, तो 2 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल भाई 67 वर्ग बढ़ जाता है। 67 यानी क्षेत्रफल ये है भाई एक्स वाई, ये कितना बढ़ा भाई 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 को व्यवस्थित कर लेते हैं भाई, समीकरण 2 को भी व्यवस्थित कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपके पास क्या है भाई x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9, यही है आपके पास समीकरण 1। तो अंदर गुणा करो भाई, x को y से गुणा किया तो एक्स वाई, x को 3 से गुणा किया तो प्लस 3x, 5 को भाई y से गुणा करो तो माइनस 5y, और 5 को 3 से गुणा किया तो माइनस 15, बराबर क्या आपके पास एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा भाई, आपके पास क्या बचा, आपके पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये माइनस का 9 भाई इस साइड आते ही प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y, और 15 में से 9 गए तो कितने बचे भाई माइनस 6 बराबर 0। ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 1। अब समीकरण 2 को व्यवस्थित कर लो भाई, सही प्रकार से लिख लो। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपके पास क्या है भाई, ये रही x प्लस 3 और y प्लस 2 बराबर क्या आपके पास एक्स वाई प्लस 67, यही है भाई। अंदर गुणा करो भाई, x को y से गुणा किया तो एक्स वाई, x को 2 से गुणा किया तो 2x, और 3 को y से गुणा किया तो 3y, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया भाई, आपके पास क्या बचा 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये 67 प्लस का इस साइड आते ही क्या होगा भाई माइनस का, तो माइनस 67। आगे 2x प्लस 3y माइनस 67 में से 6 घटाओ भाई, क्या बचा आपके पास माइनस का 61 बच गया। तो ये आ गई बराबर 0 चल रहा है भाई। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है भाई, आपको कोई सी भी विधि लगानी है और इनको हल करना है। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ये आपके पास समीकरण 1, और 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0 समीकरण 2। तो मैं अब इनको वज्र गुणन से हल कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ वज्र गुणन से हल कर रहा हूँ, वज्र गुणन विधि लगा रहा हूँ। तो वज्र गुणन विधि क्या थी भाई, x y और 1 यही थी भाई, और नीचे क्या लिखते हैं बट्टे में, आप x की बात कर रहे हो तो x के गुणांक को हटा दो, क्या बचा माइनस 5 3, y का गुणांक माइनस 5 और 3, और अचर पद आपके पास कितने हैं भाई माइनस 6 और 61। अब आपको ये माइनस 6 और माइनस 61 वापस लिखने हैं भाई, माइनस 6 और माइनस 61। अब y के गुणांक की बात हो रही है तो y का गुणांक घटाना है, माइनस 6 माइनस 61 लिख दिया, क्या बचा भाई x का गुणांक बच गया 3 और 2, तो ये लो भाई 3 और 2। अब अचर पद की बात हो रही है तो भाई वापस यही पद लिखने हैं, जो पीछे आ रहे हैं वही आगे लिखना है। तो अब अचर पद की बात हो रही है तो अचर पद को हटा दो भाई, 3 और 2 लिख दिया आपने x का गुणांक। अब y का गुणांक लिखो भाई माइनस 5 और 3। अब क्या करेंगे भाई, अब क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करना है भाई, और क्या करना है घटाना है आपको। तो x भाई 5 को 61 से गुणा किया तो क्या है आपके पास, ये आ गया आपके पास 305, और चिन्ह किसका भाई प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गए 305। अब घटाना है भाई, और 6 को 3 से गुणा किया तो कितना है यहाँ 18 आ गया आपके पास, और चिन्ह माइनस का क्योंकि 6 माइनस का है, बराबर y बटा 6 को 2 से गुणा करो भाई माइनस 12, और घटाना है भाई, और 61 को 3 से गुणा किया तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 183, और माइनस 183 आएगा भाई क्योंकि 61 माइनस का है।
बराबर 1/3 को 3 से गुणा किया तो 9, माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो भाई 10, और माइनस 10 आएगा, माइनस का 5 है। ठीक है, तो अब आगे सोल्व करो भाई। तो x बट्टा 305 माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस 18 बराबर y बट्टा -12 माइनस माइनस प्लस 183 बराबर 1/9, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने हो गए भाई 9 + 10 हो गए। आगे सोल्व करो भाई। तो 5 में 18 जोड़ो, आपके पास कितना आएगा, ये आ गया 323 आ गया आपके पास, 323 आ गया भाई y बट्टा। अब 183 में से 12 घटो भाई, तो आपके पास कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 171 आ गया भाई। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 बराबर 1, 10 से 9 19 हो गए। तो अब यदि आपको अक्ष का मान चाहिए तो अक्ष के गुणांक और अचर पद को क्या करो भाई, बराबर रख दो। तो अक्ष बट्टा 323 बराबर 1/19, यही है भाई। अब क्या करो, वज्र गुणा, तो 19x बराबर 323, और x बराबर क्या है भाई 323/19, और 19 का भाग दो भाई, एक बार गया, शेषफल कितना बचा आपके पास, शेषफल बच गया आपके पास 13 बच गया क्या, 9, 12 में से 9 गए तो 3, और 2 में से 1 गए तो 1, 133। तो भाई 19 133 कितनी बार आता है भाई, 7 बार बोल दो पाड़ा तो आ जाएगा, ये आ गया भाई 7 बार। तो आपके पास क्या आया, लंबाई आ गई। अक्ष का मान कितना है भाई 17 आ गया, 17 आ गया लंबाई का मान। तो भाई आयत की लंबाई कितना है 17 है। और आगे यदि y का मान चाहिए तो क्या करोगे भाई, y का मान चाहिए तो इन दोनों को बराबर रखोगे। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ मैं। तो आपके पास y बट्टा 171 बराबर 1/19, भाई वज्र गुणा करो, 19y हो गया बराबर 171। तो y बराबर भाग दे दो भाई 171 में 19 का, कितनी बार जाएगा 9 बार गया भाई। तो ये आ गया आपके पास y का मान, और ये आ गया आपके पास अक्ष का मान। अक्ष क्या थी आपके पास, आयत की लंबाई कितनी है भाई, आयत की लंबाई आ गई आपके पास 17 इकाई आ गई, और आयत की चौड़ाई y थी, y कितना है आपके पास 9, तो 9 इकाई आ गई आपके पास आयत की चौड़ाई, और ये आ गई भाई लंबाई 17 और चौड़ाई 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो अब ये आपकी 3.5 इसी सवाल के साथ ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।